जय हिंद फ्रेंड्स। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में का ये लेक्चर 2 है। एनसीईआरटी सार संग्रह का ये सीरीज चल रहा है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व कौन सा कहाँ पे है। तेलंगाना में है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मुग्रावनी। ये राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव अभयारण्य है नागार्जुन सागर, प्राणहिता और कन्नेर सानी। टाइगर रिजर्व है कवल और अमराबाद। तमिलनाडु में है राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, मुदुमलाई, गुइंडी, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी, सागरीय उद्यान। और वन्यजीव अभयारण्य है कुदाई कनाल, पॉइंट कैलीमार, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलाकाड़, वेदांथगल थगल, वेल्लानाडु, मुदुमलाई। टाइगर रिजर्व में है कलक्कड़, मुंडनथुरुई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्री विल्लुपुथुर, मेघामलाई, सत्यमंगलम। आंध्र प्रदेश में है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, रामेश्वरम जिसको कहते हैं, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव अभयारण्य में है आंध्र प्रदेश में कोरिल्ला, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती जिसको कहते हैं, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास यानी संजय भी कहा जाता है उसको। और वन्यजीव अभयारण्य में है अचानक मार और सीता नदी। टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उदंती सीता नदी और अचानक मार। उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका और सिमलीपाल। वन्यजीव अभयारण्य है उड़ीसा में भीतरकनिका, चिल्का, गहीरमाथा, नंदनकानन, सतकोसिया गॉर्ज और सिमलीपाल। टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में सिमलीपाल, सतकोसिया गॉर्ज। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान बुक्सा, गोरुमारा, नेवरावेली, सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दापारा। उसके बाद वन्यजीव अभयारण्य है चपरामारी वल्लावपुर। और टाइगर रिजर्व है सुंदरवन और बुक्सा। त्रिपुरा में राष्ट्रीय उद्यान है क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन, राजावारी। और उसके बाद वन्यजीव अभयारण्य है त्रिपुरा में गुमटी, सिपाही जाला। उसके बाद मिजोरम में देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन, फवंगपुई, ब्लू माउंटेन। और वन्यजीव अभयारण्य दम्पा, थोराटलांग और दम्फा जो है ये टाइगर रिजर्व है। उसके बाद मणिपुर में है राष्ट्रीय उद्यान काबुल नामजाओ और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद काबुल नामजाओ और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड में इटाकी राष्ट्रीय उद्यान और फकीम जो है ये वन्यजीव अभयारण्य है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मौलिंग जो है राष्ट्रीय उद्यान है। पखुई सेसा आर्किड जो है ये वन्यजीव अभयारण्य है। और टाइगर रिजर्व जो है नामदफा, पक्के और कमलांग। असम में देखते हैं, असम में डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकई ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी, एंगलोंग और लाखोवा ये है वन्यजीव अभयारण्य। और मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग जो है ये टाइगर रिजर्व है। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। किताम, पांगे, लखां ये वन्यजीव अभयारण्य है। मेघालय में बलफक्रम, नोकरेक रिज ये जो गारो पहाड़ी में स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्यजीव अभयारण्य है नोंगखेलम, सीजू, बागमारा, पीचर प्लांट। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान बेतवा और
जो वन्यजीव अभ्यारण्य है दलमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, पोपचाची। तोपचाची है, पोपचाची लिखा गया है। और जो टाइगर रिजर्व है वो पलामू है, पलामू टाइगर रिजर्व। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्यजीव अभ्यारण्य भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि और विक्रमशिला। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्यजीव अभ्यारण्य पखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल, ओखला और पटना, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। और जो टाइगर रिजर्व है दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर। उसके बाद मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़, फोसिल, मांडला, कान्हा माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी जिसको पेज कहते हैं, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर और कूनो। उसके बाद जो वन्यजीव अभ्यारण्य है बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोनघड़ियाल। टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है? पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय धुबरी, पेंच, वीरांगना दुर्गावती। अंडमान निकोबार में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कैंपबेल बे, गलथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैडल पीक। और वन्यजीव अभ्यारण्य टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप। सर्वाधिक 96 वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक 96 वन्यजीव अभ्यारण्य है। दिल्ली में वन्यजीव अभ्यारण्य है ओसला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी जिसको कहा जाता है, असोला भाटी इंदिरा प्रियदर्शनी दिल्ली में है वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में तथा इंडियन राइनो विजन 2005 में प्रारंभ किया गया था। इंडियन राइनो विजन 2020-2005 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। आइए आगे देखते हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो कौन सा है, क्या क्या कब कब है? यूनेस्को की सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में है जो 2000 में शामिल हुआ। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है जो कि 2001 में शामिल हुआ। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है जो कि 2001 में शामिल हुआ। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 2004 में शामिल हुआ। नोकरेक मेघालय में है जो 2009 में शामिल हुआ। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है जो 2009 में शामिल हुआ। सिमलीपाल 2009 में उड़ीसा में स्थित है, 2009 में शामिल हुआ। अमरकंटक अचानकमार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, 2012 में स्थापित हुआ। 2012 में सम्मिलित हुआ। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2013 में सम्मिलित हुआ। अगस्त्य मलाई तमिलनाडु में स्थित है, 2016 में सम्मिलित हुआ। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2018 में सम्मिलित हुआ। और सबसे अंत में 2020 में पन्ना मध्य प्रदेश में जो है वो सम्मिलित हुआ। तो क्या सम्मिलित हुआ? यूनेस्को की सूची में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो नीलगिरी 1986 ईस्वी में। सबसे पहला नीलगिरी 1986 ईस्वी में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौता से। कार्टाजेना समझौता प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौता से। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवांशिक विविधता। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवांशिक विविधता। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया? रोजर और पनवार ने। अरीबादा क्या है? कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया। अरीबादा क्या है? कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित
वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओस्लो, नॉर्वे। पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओस्लो, नॉर्वे। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? मध्य प्रदेश में। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? जामनगर, गुजरात। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? जामनगर, गुजरात में। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के वनों में। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित हुआ। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हैली था और यह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? कजिन द्वीप, सेशेल्स में है। कजिन द्वीप सेशेल्स में है, केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया? वेदांतगल, तमिलनाडु में। भारत की प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? 3 राज्यों में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंघा के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? फ्रैंक स्माइथ एवं होल्ड्सवर्थ। फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ। किसे गंगा का टाइगर की उपमा दी जाती है? गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है द डॉल्फिन को। प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य घाना पक्षी विहार, भरतपुर, राजस्थान। रंगनथिट्टू पक्षी विहार, मांड्या, कर्नाटक। रंगनथिट्टू पक्षी विहार, मांड्या, कर्नाटक। वेदाथंगल पक्षी विहार, कांचीपुरम, तमिलनाडु। वेदाथंगल पक्षी विहार, कांचीपुरम, तमिलनाडु। नीलापट्टू पक्षी विहार, नेल्लौर, आंध्र प्रदेश। सुल्तानपुर पक्षी विहार, गुरुग्राम, हरियाणा। सलीम अली पक्षी विहार, चोराओ, मांडवा नदी के पास, गोवा। सलीम अली पक्षी विहार, चोराओ, मांडवा नदी के पास, गोवा। कौंडिया पक्षी विहार, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। कौंडिया पक्षी विहार, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। कौंडिया पक्षी विहार, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। चिल्का झील पक्षी विहार, पुरी के पास, उड़ीसा। कुमाराकोम पक्षी विहार या वेम्बनाथ पक्षी विहार, कोट्टायम, केरल। कुमाराकोम पक्षी विहार या वेम्बनाथ पक्षी विहार, कोट्टायम, केरल। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतरसरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल MAB कार्यक्रम प्रारंभ किया था। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परतों का क्षरण तथा प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैस GHG की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस किसका संकल्पना जोसेफ फोरियर ने
किस गैस को वैश्विक तापन विभव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस की वायुमंडलीय जीवन काल पर। किसी गैस की का वास्तविक तापन विभव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीव काल पर। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? जलवाष्प वाटर वेपर। जलवाष्प वाटर वेपर। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? जलवाष्प। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? वर्ष 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 से प्रभावी हुआ। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर। आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर। क्योटो प्रोटोकॉल किस पर प्रभावी हुआ? 2005 में। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। मीथेन गैस का उत्सर्जन आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD द्वारा। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केनिया में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत किससे प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत किससे प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से। हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर आइस शीट को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा के कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं? समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड GFC के गठन का प्रावधान किया गया था? वो कानकुन सम्मेलन में। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के गठन का प्रावधान किया गया था? कानकुन सम्मेलन, मैक्सिको, वर्ष 2010 में। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 1979 में। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती है?
हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? इटली और स्विट्जरलैंड। एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने के कारण इटली और स्विट्जरलैंड को फिर से अपना सीमाएं निर्धारित करनी पड़ेंगी। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल अर्थ आवर मनाया जाता है। इसका समय घंटे 8:30 PM से 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती हैं। वर्ष 2021 में 27 मार्च को पूरा विश्व अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 192 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। 192 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। क्या है इसे? ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 15वां संस्करण था। इसका विषय थीम था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? 8 अगस्त 2017 को। क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? 8 अगस्त 2017 को। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? वर्ष 1990 में। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है। यह प्रति वर्ष वायुमंडल से लगभग 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। अब पढ़ते हैं ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण। ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड पॉल्यूशन। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर स्थित होती है? समताप मंडल पर, स्ट्रेटोस्फीयर पर। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 35 किलोमीटर के बीच। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल ओजोन हेलो की खोज किसने की? GW केंट मूर ने। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र ओजोन होल की खोज किसने की? ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ओजोन परत के क्षय को रोकने से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, टाइक्लोरो इथिलीन, हेलोन 1211 और 1301 आदि। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस OFS कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? मानव जनित प्रदूषण के कारण। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक।
ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार का प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक है। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि होती है? सुपोषण। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? लेड। वायु में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? लेड। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का pH मान कम हो जाता है। अम्ल वर्षा से मृदा का pH मान कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने का कौन सा रोग कहा हो जाता है? एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? एस्बेस्टोसिस। जैव उपचारण बायो रेमिडेशन से क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैस का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड के नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक कार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया NH3 भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? स्वस्थानीय जैवोपचार। जैवोपचार यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय जैवोपचार। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? फाइटोनिष्कर्षण। ओजोन परत ओजोन लेयर की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुशॉन ने की थी। चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986। चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986। कार्बन मोनोऑक्साइड से दुष्प्रभाव क्या होता है? श्वास संबंधित रोग होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या। धूलकण से यकृत और वृक्क को क्षति। सीसा से कैंसर। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनोग्लोबोनीमिया। ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने पर। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या? ध्वनि प्रदूषण से।
अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। किससे निर्मित होने के कारण? पॉलीमर से निर्मित होने के कारण पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। किसका गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने में। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1974 ईस्वी में। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाला कौन सा गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थोनियम गाजर घास का पराग कणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग या दम्मा? चर्म रोग एवं दम्मा। पार्थोनियम यानी गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग या दम्मा। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषक से के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण के। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ऊष्मीय प्रदूषण। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण। इटाई रोग कैडमियम के कारण। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टॉल्यून एवं जाइलिन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना है? रक्त कैंसर। बेंजीन के कारण रक्त कैंसर होने की संभावना है। किसमें पाया जाता है बेंजीन? सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टॉल्यून एवं जाइलिन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना है? रक्त कैंसर। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होता है? सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? न्यूमोकोनियासिस। भारत में प्रायः अब सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फॉस्फेट की। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस प्रकार की पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फॉस्फेट। किस उद्योग में संलग्न लोग में बिसिनासिस रोग से ग्रसित हो जाने का जोखिम कराता है? कपड़ा उद्योग। बिसिनासिस रोग से ग्रसित हो जाने का उद्योग ये रहता है खतरा कपड़ा उद्योग में। जल में कार्बनिक यौगिक का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। जल में कार्बनिक यौगिक का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। ब्लैकफुट नामक रोग किस कारण होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण। ब्लैकफुट पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जलकुंभी। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जलकुंभी। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा।
जीरो जीरोडर्मा पिगमेंटोमस जीरोडर्मा पिगमेंटोसम पिगमेंट पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? परावैंगनी विकिरण। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? परावैंगनी विकिरण। वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। एस्बेस्टस धूल से फेफड़े, सीसा से मस्तिष्क, पारा से उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है, इससे फेफड़े का कैंसर और रक्त कैंसर होता है। रेडॉन गैस से फेफड़े का कैंसर और रक्त कैंसर होता है। पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन और उसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ष 1972 में स्थापना। सदस्य 193। मुख्यालय नैरोबी केन्या में। उद्देश्य क्या है? वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों कंडीशन एंड ट्रेंड्स का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण इन्वायरमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स विकसित करना। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना इसकी हुई थी 1948 ईस्वी में। मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। सदस्य 1300 प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग सस्टेनेबल यूज के क्षेत्र में कार्य करता है। वन्य पादप एवं जंतुओं का संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय CITES या वाशिंगटन कन्वेंशन, इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य 183। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता सर्वाइवल के लिए संकट उत्पन्न न करे। वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, स्थापना 1979। सदस्य 313। मुख्यालय बॉन, जर्मनी। यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षी के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच ग्लोबल फोरम प्रदान करता है। विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 ईस्वी में WWF। सदस्य 100। मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड। यह पर्यावरण संरक्षण इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, शोध, रिसर्च एवं पुनर्स्थापना रिस्टोरेशन के लिए कार्य करता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में की गई। मुख्यालय कैम्ब्रिज UK में है। सदस्य 121। यह पक्षियों एवं उनके आवासों हैबिटेट्स का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करता है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, स्थापना 1974। मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। ग्रीन पीस, स्थापना 1971 ईस्वी में। मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरण, आनुवांशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। वेटलैंड्स
इंटरनेशनल वेटलैंड्स इंटरनेशनल स्थापना वर्ष 1996। मुख्यालय वैन वेजानिंजन वेज वेजनिंजन नीदरलैंड्स में। वेजनिंजन वेटलैंड्स इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वेजनिंजन नीदरलैंड्स में है और स्थापना 1996 ईस्वी में हुई। यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने का कार्य करता है। रोटरडम कन्वेंशन वर्ष 1998 ईस्वी में। सदस्य 157। मुख्यालय रोटरडम नीदरलैंड्स। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना। स्टॉकहोम सम्मेलन स्थापना वर्ष 2001 ईस्वी में। मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन। सदस्य 152। या अनवरत जैविक प्रदूषकों परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। आइए अब मिसलेनियस देखते हैं। पगमार्क तकनीक टेक्नोलॉजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। पगमार्क तकनीक वन्य जंतुओं की संख्या का आकलन के लिए। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत। इको मार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण। इको मार्क। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 ईस्वी में प्रस्तुत की थी तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? सिएरा लियोन देश में। किस देश में? सिएरा लियोन देश में। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन से संबंध है इनका। चंडी प्रसाद भट्ट को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट को। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान NEERI कहाँ स्थित है? नागपुर में। पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। पेरियार गेम अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? वर्ष 1982 ईस्वी में। कब गठन किया गया? वर्ष 1982 ईस्वी में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्ड योजना कब प्रकाशित हुई? वर्ष 2008 ईस्वी में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्ड योजना कब प्रकाशित हुई? वर्ष 2008 ईस्वी में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। यह किस आंदोलन का
नारा था चिपको आंदोलन का। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, उत्तर प्रदेश। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के कार्यों हेतु। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर है? पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर कौन है? पांडा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES के गठन से पूर्व इसका मंत्रालय का नाम क्या था? महासागर विकास मंत्रालय। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1993 ईस्वी में। औपचारिक रूप से वर्ष 1993 ईस्वी में। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। आंदोलन और संबंधित व्यक्ति चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर और बाबा आमटे। मेधा पाटकर और बाबा आमटे। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। विश्नोई आंदोलन संत जाम्भोजी अमृता देवी बिश्नोई। संत जाम्भोजी और अमृता देवी बिश्नोई। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, 1992 ईस्वी में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघ जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पर 785 बाघ के साथ मध्य प्रदेश है, दूसरा कर्नाटक 563 और तीसरा उत्तराखंड 560। मार्च 2024 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार तेंदुओं की संख्या 13,874 है। 13,874 है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक 3,907 है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 थी। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है किसको? MS स्वामीनाथन को UNEP के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन एवं संधियाँ। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन वर्ष 1972, स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। निर्णय क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया प्रथम प्रयास। उसके बाद हेलेंस्की सम्मेलन वर्ष 1974 ईस्वी में। सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा। लंदन सम्मेलन वर्ष 1975 समुद्र में कचरे के निस्तापन के लिए। लंदन सम्मेलन 1975 में निर्णय क्या लिया गया? समुद्र में कचरे का निस्तारण का प्रतिषेध। यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र के संरक्षण सम्मेलन 1979। प्रजाति संरक्षण। वियना सम्मेलन 1985। ओजोन स्तर परत का संरक्षण। ओजोन स्तर का संरक्षण वियना सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ। 16 सितंबर को ओजोन दिवस बनाने का निर्णय लिया गया। रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, वर्ष 1992 पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना। नैरोबी घोषणा पत्र। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन।
अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन। क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन। इसमें क्या क्या कब हुआ ये क्योटो? 1997 में। ग्रीन हाउस गैस की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना। वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय। वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय। जोहान्सबर्ग रियो प्लस 10 सम्मेलन, पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन। 2002 में सतत विकास पर बल, सतत विकास पर बल, विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति। मॉन्ट्रियल सम्मेलन UNFFCC 2005 में विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना। कोपेनहेगन सम्मेलन पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल 2009 में विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान। कम कार्बन अर्थव्यवस्था, लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना। कानकुन सम्मेलन 2010 में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय। डरबन सम्मेलन COP16 जिसको कहा जाता है COP17 2011 में डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना। दोहा सम्मेलन COP18 2012 में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास। रियो प्लस 20 सम्मेलन, पृथ्वी -20 सम्मेलन 2012। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। हरित व्यवस्था पर बल। वार्सा सम्मेलन COP19 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति। लीमा सम्मेलन COP20 2014 में वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धताएं स्वीकृत। पेरिस सम्मेलन COP21 2015 में कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। COP22 बाब इगली सम्मेलन मोरक्को COP22 2016 में हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा। बॉन सम्मेलन जर्मनी COP23 2017 में फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। काटोवाइस सम्मेलन पोलैंड COP24 2018 में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली। मैड्रिड सम्मेलन स्पेन COP25 2019 में जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन। ग्लासगो सम्मेलन UK COP26 2021 में पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया। शर्म अल शेख सम्मेलन 2022 COP27 जिसको कहा गया, जो 2022 में हुआ। जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के कारण गरीब देशों को हुए नुकसान हेतु हानि और क्षति कोष लॉस डैमेज फंड की स्थापना। दुबई सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में 2023 ईस्वी में COP28 वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना तथा ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करना। अजरबैजान वर्ष 2024 में जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC पार्टियों का सम्मेलन 2029 की मेजबानी करेगा। अजरबैजान 2029 की मेजबानी करेगा। तो इसी के साथ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी NCERT सार संग्रह का पूरा कंप्लीट हुआ। तो
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ अगर कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट ओपन है। थैंक यू। जय हिंद फ्रेंड्स।